गुड। हमारी आवाज क्लियर है बेटा? स्क्रीन शेयर हो गई है ना आपको? कोमल दिखाई दे रहा है बेटा? जी मैम। ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, पहली इकाई, भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अंग और भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। इस टॉपिक पर ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भाषा विज्ञान के स्वरूप एवं परिभाषाओं के संदर्भ में। हमने आपको बताया था ब्लूमफील्ड की परिभाषा, शायद आपको याद आ रही हो। Linguistic is the science which concerns with the scientific study of language in general as well as in particular. सेकेंड परिभाषा है ऑक्सर लुईस चावरिया। भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का समावेश होता है। यह बात उन्होंने कही थी ऑक्सर लुईस चावरिया जी ने। नेक्स्ट है डॉक्टर पी डी गुणे। क्या कहना है पी डी गुणे जी का? तो इन्होंने एकदम सिंपली रूप में कहलवा दिया, साइंस ऑफ लैंग्वेज। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसका विकास तथा रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जिन्हें प्राण कहा जाता है भाषा विज्ञान का, वो कहते हैं भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा का कहना है, भाषा विज्ञान का सीधा सा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, और इस प्रकार का भाषा विशिष्ट ज्ञान का भाषा विज्ञान कहलाएगा। मतलब भाषा विज्ञान की अनेक परिभाषाएं जो प्रस्तुत की गई है उसमें भाषा विज्ञान के स्वरूप एवं कथन पर बल दिया है, तो कुछ में भाषा विज्ञान के व्यापक पक्ष पर बल दिया है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो भाषाओं का वैज्ञानिक रीति से सम्यक अध्ययन करता है। पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक में हमने इस प्रकार उसे पॉइंट्स में विभाजित किया है, भाषा विज्ञान का स्वरूप, भाषा विज्ञान की परिभाषाएं। तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी मैम। हाँ। इसके पिछले तासिकाओं में आप थे? नहीं मैम, मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो आज मेरा पहला ही लेक्चर है। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है। बाकी के बच्चे आज शायद कोई प्रॉब्लम होगा, और वैसे भी हमारी इस क्लास की प्रॉब्लम ही है कि टीवाई में आप लोगों का जुड़ना बहुत ही कम। मतलब ऐसा ही होता है कि रेयरली आप लोग 2-3 ही लोग जुड़ते हो। हमारे ही नहीं तो सर के भी लेक्चर्स को कम से कम 3 लोग तो होते हैं। अभी तो एक ही बंदा है, वो भी आपने अब तक नहीं जाना कि भाषा विज्ञान क्या है। लेकिन हो सके तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आपके मोबाइल में, तो निकाल लीजिए ताकि आपको इसकी कुछ जानकारी आपके पास हो। तो यह भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं परिभाषाएं, उसकी परिभाषाएं हमने आपके सम्मुख रखी। उसके पश्चात हम लोग चलते हैं भाषा विज्ञान के अंग पर। पहला है वाक्य विज्ञान। देखिए, यदि आपकी ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होती है तो ऑफलाइन मोड पर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान के स्वरूप एवं परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए भाषा के अंगों का विश्लेषण कीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो यहां से लेकर आपको स्टार्ट करना है भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं परिभाषाएं, और उसके बाद में ये परिभाषाएं हो गई आपकी, फिर आपको भाषा विज्ञान के अंग के बारे में यहाँ 4 दिए हुए हैं, तो यह आपको विस्तृत रूप से लिखना होगा। लेकिन जब वो ऑनलाइन मोड की बात होगी तो आपको अलग अलग प्रकार से डीपली स्टडी आपको यहाँ पर करनी है। जैसे भाषा विज्ञान के मूल अंग के रूप में हम 4 को लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जानबूझकर कंफ्यूज कर दिया है आप लोगों को ताकि आपको याद रहे। इन सभी को जैसे के वैसे दे दिया गया तो फिर मजा नहीं आता है। तो खाने के लिए मजा तभी आएगा जब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। यदि मानते हुए चलिएगा कि आपको जो चीज पसंद है वो चीज आपकी मम्मी ने बनाकर रख दी है,
लेकिन उसमें इंटरेस्ट कब होगा, जब आप उसे खुद अपने हाथों से बनाओगे और बनाकर दूसरे लोगों को खिलाओगे, तब जाके आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर आपको वैसा ही कार्य हमने छोड़ दिया है। ये वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ये सीधा संबंध होता है इसका भाषा के साथ, है ना। इसके पूर्व भी जब हमने हम कहें कि चतुर्थ सत्र में आपको जब भाषा की परिभाषा, भाषा के स्वरूप पर हमने चर्चा की थी, इंट्रोडक्टरी सेशन में भी हमने इस पर बहुत अच्छी खासी चर्चा कर ली है कि क्या है मूलतः, यदि अपन वाक्य विज्ञान की बात करते हैं या रूप विज्ञान की, ध्वनि विज्ञान की, अर्थ विज्ञान की, तो इसका और भाषा का क्या रिलेशन होता है, और यदि दोनों का गहरा रिलेशन है तो पहले ध्वनि आएगी या पहले अर्थ का निर्माण होगा। अर्थ माने पैसा नहीं है, ध्वनि माने आवाज नहीं है ना। रूप माने किसी एक लड़की का जो रूप होता है वह रूप नहीं है। तो यहाँ पर हम किससे रिलेशन रखें, किस बात का रिलेशन रखें, किस बात का तादाद में हम स्थापित करें। तो भाषा की यदि हम शुरुआत करते हैं या भाषा की नींव को पहचानते हैं कि भाषा बनती कैसे है ना। मनुष्य बनता है आंखों से, कान से, पैर से, है ना, उसके चेहरे से, उसकी अपनी पहचान होती है। बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य भाषा को आत्मसात करता है तो भाषा को ध्वनि होनी चाहिए, फिर उसमें रूप होना चाहिए, फिर उसका वाक्य बनना चाहिए, और वाक्य भी कैसा हो, तो उसमें अर्थ स्थापित हो। हम यदि सार्थकता की और निरर्थकता की बात करते हैं तो सार्थकता के रूप पर हम यहाँ पर लेते हैं अर्थ विज्ञान में। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक शब्द को उठाया था, शायद आप लोगों में से कोई बता पाए कि वह शब्द कौन सा था, जिस शब्द को सार्थक रूप में भी हमने देखा और निरर्थक रूप में भी हमने देखा। है आप में से कोई जो बता सके? सागर, यस बेटा, उजाला जी। सागर यस यस, वेरी और गुड। गर्सा। बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे आपने बोला सागर, तो इस सागर शब्द से हम लोग क्या स्थापित करेंगे, क्या अर्थ लेंगे? तो सागर शब्द एक स धन आ धन र, माफ कीजिएगा, स धन आ धन ग धन र बराबर शब्द तैयार हुआ हमारा सागर, है ना। लेकिन जब इस प्रकार के वाक्यों को हम तैयार करते हैं, इस प्रकार के शब्दों को जब हम तैयार करते हैं, तो सबसे पहले मतलब यदि हम ध्वनि के रूप में लेते हैं तो ध्वनिया हुई हमारी स धन आ धन ग धन र। यदि हम कहते हैं कि सागर खेल रहा है, सागर खाना खा रहा है, सागर पानी पी रहा है, और दूसरी जगह पर हम लोग कहते हैं कि सागर बहुत ही सुंदर है, सागर मनोरम है, तो इन दो वाक्यों में क्या डिस्टेंस होगा? तो क्या डिस्टेंस होगा इन दो वाक्यों में, आप बताओगे? क्या डिस्टेंस है इन दो वाक्यों में? पहले वाक्य में हमने कहा सागर खाना खा रहा है, सागर खेल रहा है, सागर पानी पी रहा है। दूसरे वाक्य में हमने कहा सागर बहुत ही सुंदर है, मनोरम है, सागर बहुत ही विशाल है। एक तीन वाक्य एक साइड को बता दिए, तीन वाक्य दूसरे साइड को बता दिए। प्लीज डिस्कस दिस सेंटेंस। आप लोग डिस्कस कीजिएगा कि दो वाक्यों में, इन तीन वाक्यों में पहले वाक्यों में क्या अंतर है और दूसरे वाक्यों में क्या अंतर है, क्या लगता है आपको? देखिए, यह एक तरफा नहीं है बेटा, है ना। ऐसा कहा जाता है वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। मतलब क्या है कि वाणी या भाषा के कारण मनुष्य जाति की लोक यात्रा सफल होती है। यदि भाषा के लेक्चर में ही आप लोग बोलते नहीं होगे, आप लोगों का डिस्कशन ही नहीं होगा, आपकी वाणी ही स्थापित नहीं होगी, तो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि भाषा आज मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को, उसके महत्व को समझ ही नहीं पाते।
चाहे वो मनुष्य प्राणी हो, चाहे वो मनुष्योत्तर प्राणी हो। यदि हम मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी की बात करते हैं, तो मनुष्योत्तर प्राणियों और मनुष्य प्राणियों में भिन्नता का लक्षण मात्र भाषा है और कुछ नहीं। मानव की जो अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, उसमें भाषा का ही हाथ है। एक क्षण अगर हम विचार करके देखें कि भाषा न होती तो आज हम क्या होते, हमारी स्थिति भी मानवेतर प्राणियों की तरह होती। लेकिन मनुष्य अति बुद्धिमान प्राणी है, और उस बुद्धिमान प्राणी होने के नाते हम इन सभी जटिलता से सुरक्षित रह पाए। तो आप हमें यह बताइएगा कि सागर खाना खा रहा है, सागर पानी पी रहा है, सागर खेल रहा है, दूसरे वाक्यों में सागर बहुत ही सुंदर है, सागर अत्यंत मनोरम है, सागर अत्यंत विशाल है। अब इन तीनों वाक्यों में, जहां पर पहले तीन वाक्य बताए, दूसरे तीन वाक्य बनाए, तो इन वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? भाषा का लेक्चर है भाई, भाषा के साथ जुड़ते जाए। इस लेक्चर्स में बस केवल सुनेराम बनकर मत रहे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बोलते रहिए बेटा। हाँ जी उजाला। मैम पहले वाक्य में सागर एक लड़का है, दूसरे वाक्य में सागर समुद्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे, धन्यवाद। देखिए, पहले वाक्य को यदि अपन देखते हैं कि सागर एक छोटे से लड़के के रूप में प्रवक्त हो रहा है। दूसरे शब्दों में यदि हम लोग कहते हैं कि सागर बहुत ही सुंदर है, समंदर अत्यंत विशाल है। समंदर कहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सागर अत्यंत मनोरम है, से तात्पर्य क्लियर हो जाता है कि पहले सागर में और दूसरे सागर में, दोनों में क्या अंतर आता है। अब देखिएगा, तो यदि अपन स्टार्टिंग करते हैं तो हमारी भाषा बनती कैसे है ना? मतलब हर एक के मन में ये प्रश्न उपस्थित होना ही चाहिए, और होता भी होगा कि भाषा कैसे बनती है। क्या केवल विचार करने से, या हम यह कह सकते हैं कि भाषा का संबंध मनुष्य से है ना, और मनुष्य का संबंध भाषा से है, अर्थात दोनों भी अन्योन्याश्रित है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व हो नहीं सकता। चले जाओ घने जंगल में आप लोग, पेड़ पौधे, पुष्प, वहां पर पंछी, लेकिन वहां पर कोई भाषा नहीं है। आपको राजा सेमेंटिक्स का उदाहरण ही आपको याद आ रहा होगा, किस प्रकार से उसने दो बच्चों को उठाया, बच्चों को एक को घने जंगल में डाल दिया। घने जंगल में रहने वाला बच्चा नितांत बहरा और गूंगा पाया गया, और समाज में रहने वाले बच्चे में पूरी उसके डायनामिक पर्सनालिटी होकर वह सामने आया। दोनों में तो कोई अंतर नहीं था। अंतर मात्र इतना था कि एक बच्चा समाज में पल रहा था, समाज की भाषा को आत्मसात कर रहा था, और दूसरा बच्चा न कुछ सुनने न कुछ कहने से वह नितांत बहरा और गूंगा पाया गया। इतना महत्व है बेटा भाषा का। तो भाषा में एक के अभाव में यदि हम कहते हैं कि दूसरे का अस्तित्व हो नहीं सकता, तो हम दिन रात जिसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं, उसके संबंध में हमें थोड़ा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। प्रश्न उपस्थित होता है फिर कि भाषा कैसे बनती है? विचारों से। ये तो केवल मात्र स्थूल मात्रा में उत्तर प्राप्त हो गया हमें, लेकिन इस प्रश्न को यदि हम गहराई से लेते हैं तो उत्तर हमें यह मिलता है। अब इस उत्तर को आपके माइंड में फिट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भाषा विज्ञान के जो 4 अंग माने गए हैं उससे उलट पुलट करके रखना है, रखा हुआ है, आपको उसे सीधे मोड़ पर लाकर खड़ा करना है। तो भाषा कैसे बनती है? भाषा बनती है ध्वनियों से, भाषा बनती है शब्द से, भाषा बनती है वाक्य से, भाषा बनती है अर्थ से। मतलब इसका अर्थ यह होता है ध्वनि धन शब्द धन वाक्य धन अर्थ बराबर भाषा। देखिए, जब हम धन का मतलब कहते हैं, मतलब प्लस, प्लस का मतलब होता है अधिक। समजते का ग तुम्हाला? कोमल, उजाला, वैशाली आपको हिंदी में भी सवाल कर रहे हैं बेटा, और मराठी में भी कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कमाल है बाबा आप लोगों की, ना तो मराठी का आंसर आता है, ना अंग्रेजी का, ना हिंदी का। क्या समझे समझने वाला? समझाने वाला क्या समझे बताइए? क्लियर हो रहा है आपको?
आपको क्लियर हो रहा है जी कोमल? मैम। जी मैम। हाँ, बढ़े आगे हम। आपके पास कॉपी होगी, आपके पास पेन होगा, आप लोग उसे क्रम से लिख लीजिए। जैसे हमने आपको बताया, हमारी भाषा कैसी बनती है, विचारों से तो नहीं, यह केवल मात्र स्थूल रूप से उसका आंसर हुआ कि भाषा बनती है विचारों से। लेकिन गहराई में यदि हम लोग चले जाते हैं तो भाषा बनती है ध्वनियों से, भाषा बनती है शब्दों से, भाषा बनती है वाक्य से, भाषा बनती है अर्थ से। मतलब तय है कि ध्वनि धन शब्द धन वाक्य धन अर्थ बराबर भाषा। क्लियर? लिख लिया आप जी लोग? मैम। ओके, थैंक जी यू, मैम। धन्यवाद। अब देखिए, यदि हम इस प्रकार से कहते हैं आपको कि ध्वनि से तात्पर्य, तो ध्वनि अर्थात भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अब जहां पर ध्वनि से शब्द और शब्दों को वाक्यों की श्रृंखला में जब अर्थ के साथ पिरोया जाता है तो वह भाषा कहलाती है। देखिए कि यदि हम लोग देखते हैं, भाषा विज्ञान के मूल अंगों की चर्चा करते हैं, तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कितनी प्यारी और यथार्थ भरी बात है कि मानते हुए चलिएगा कि मुझे यदि प्यास लगी है तो मैं बिना कुछ कहे चुप्पी साधे किसी के घर में मेहमान बनकर चले जाते हैं। हम आए हैं पैदल पैदल यात्रा कर करके, उजाला के घर से हम कविता के घर गए। लेकिन कविता के घर पर हम जैसे गए तो बिना कुछ मांगे ही बैठे रहे। कविता ने पानी नहीं दिया हमें। एक्चुअल में कविता ने खाने पर बुलाया था, लेकिन हमें खाने की उस जगह पर वास्तविकता पानी की थी, खाने की नहीं थी। तो हमने मांगा ही नहीं और कविता ने दिया ही नहीं। क्या करना होगा, हमें भूखा पैसा पैसा ही बैठना पड़ेगा, भूखा नहीं पैसा बैठना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब ये तो जस्ट एग्जांपल दिया। जैसे हमें जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, उस चीज की डिमांड जब तक हम लोग नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे हम उन्हें मांगते नहीं है, दूसरा हम तक पहुंचाएगा नहीं, है ना। मतलब कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, जब हम इस प्रकार की बातों को रखते हैं। लेकिन ये बात रखते समय हम यह भूल जाते हैं कि केवल मात्र इसका उपादान होता है भाषा। तो भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर से एक बार, कविता बाद में जुड़े हैं तो कविता के लिए ध्वनि से शब्द, शब्दों को वाक्य की श्रृंखला, और वाक्यों की श्रृंखला में जब अर्थ पिरोया जाता है तो उससे भाषा बनती है। क्लियर हो गया आपको? ये बार बार हम आपको सचेत करवा रहे हैं कि ये जो क्रम है, ये क्रम 1 2 3 4 का है, लेकिन क्रम कैसा होगा? 3 2 1 और 4, इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। मतलब ध्वनि, ध्वनि से फिर ध्वनि, धन रूप, धन वाक्य, धन अर्थ बराबर यहां पर आया अपना भाषा, यह शब्द। क्लियर हो गया? भाषा कैसे बनती है बताइएगा एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी बताओ जिन्हें बोलना है। भाषा का लेक्चर है भाई, बिना भाषा के एक तरफा लेक्चर नहीं होना चाहिए, दो तरफा लेक्चर होना चाहिए। आपसे भी आपकी भी साझेदारी उसमें होनी चाहिए, प्लीज, हमें अच्छा लगेगा। कविता, कोमल, उजाला, वैशाली, बोलिए बेटा। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया उससे बस एक बार बता दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
ध्वनि से शब्द, शब्दों को वाक्यों की श्रृंखला में जब अर्थ से पिरोया जाता है तो उससे भाषा बनती है। बस इस वाक्य को रिपीट करके आपको बताना है। कौन बताएगा? बताओगे आप में से कोई? चलिए, ऐसा लग रहा है कि आपकी बोलने की इच्छा नहीं है, आपको शायद समझ में आया हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो भाषाई शब्दों को समझा दिया, लेकिन अब बात आती है विज्ञान की। तो भाषा के साथ जुड़ा यह विज्ञान शब्द एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिपादित करता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से अर्थ, और बराबर तैयार होती है अपनी भाषा। तो ध्वनि से शब्द, शब्दों को वाक्यों की श्रृंखला में जब अर्थ के साथ पिरोया जाता है तो जैसे वह भाषा कहलाती है, तो वैसे ही भाषा के साथ ये जो जुड़ा हुआ शब्द है विज्ञान, यह विज्ञान भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है ना? तो उस गरिमा के साथ जैसे व्यक्ति, मतलब जैसे मनुष्य की गरिमा होती है, वैसे भाषा की भी तो कोई गरिमा होगी, भाषा की भी तो कोई महत्वपूर्णता होगी, जिसके कारण भाषा के साथ जुड़ा ये जो विज्ञान शब्द है वह भी अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिपादित करता है। जैसे विज्ञान, विज्ञान से तात्पर्य होता है विशिष्ट ज्ञान। कल की तासिका में भी आपको बताया था कि विज्ञान या जो शब्द है ये शास्त्र से जुड़ा है, और शास्त्र से तात्पर्य किसी गणित, भौतिक, जीव रसायन से बिल्कुल नहीं है, अपितु यह भाषा के साथ जुड़े हुए विशिष्ट ज्ञान से लिया जाता है। फिर ये भाषा के साथ जुड़ा यह जो विज्ञान है या जो विशिष्ट ज्ञान है, किन किन संदर्भों से लेकर आता होगा, क्या क्या, कौन कौन सी चीजें उसमें सम्मिलित होगी, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे। फिर से एक बार भाषा जैसे तैयार करवाई थी हमने कि भाषा के साथ जुड़े हुए उन 4 शब्दों को हम फिर से एक बार लेंगे। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे ध्वनि विज्ञान की ओर। आप देखिए कि जब हम भाषा के संदर्भ में बात करते हैं या विशिष्ट ज्ञान की बात यदि करते हैं, तो ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान माने रूप विज्ञान, जिसे पद विज्ञान भी कहा जाता है, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इन्हीं सब का समसामयिक अध्ययन करता है। देखिए बेटा, आपको यह पहला लेक्चर, पहले टॉपिक, पहली इकाई यदि आपको समझ में आती है तो इसके बाद में आने वाले जितने भी डीप लेक्चर्स होंगे हर किसी संदर्भ में, जैसे ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में होंगे या वाक्य विज्ञान के संदर्भ में होंगे, रूप विज्ञान के संदर्भ में होंगे, तब आपको समझ में आएंगे, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं ध्वनि विज्ञान पर। देखिए, जैसे यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में देने का प्रयास किया है, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में दिया ताकि आपको इसे ब्रॉडली तो बड़े रूप में देखना ही है। तो ध्वनि विज्ञान की यदि बात करते हैं तो ध्वनि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यदि ध्वनि की बात करते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं कि आवाज है या कोई निनाद है। आवाज को हम लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जैसे इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था पत्थर का पानी में गिरना और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि। कुत्ता होता है या बिल्ली होता है, बिल्ली होती है, उनके कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, जो उनका पानी की ध्वनि होती है, पानी जब बहता है, बहते हुए पानी की ध्वनि होती है, या गाड़ी होती है, मोटर है ना, उसके भोंपू की आवाज होती है। तो इन सभी को क्या हम लोग ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे? या ध्वनि का मतलब क्या होता है? तो दो वस्तुओं की टकराव से या मुख से उच्चारित आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। ये तो स्थूल मात्रा में हुआ, लेकिन
यदि हम कहते हैं सामान्य रूप से सजीव या निर्जीव वस्तु का जो घर्षण होता है उसे, या टकराव या मशीनी प्रणाली से उत्पन्न आवाज जो होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि विज्ञान में वाक माने वाणी, स्वन का अध्ययन होता है जिनके संयोग से शब्द बनते हैं और वह शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। रोजमर्रा के व्यवहार में ऐसी आवाज या नाद कोई शब्द हम सुनते हैं तो वह ध्वनियां कहलाती है। कुछ ध्वनियों का भले ही कोई आशय न हो, लेकिन ध्वनियां सार्थक और निरर्थक दो प्रकार की होती हैं। अब यदि हम लोग सार्थकता की और निरर्थकता की बात करते हैं तो फिर से एक बार याद करेंगे सागर इस शब्द को। तो सागर इस शब्द से तात्पर्य तो समझ में आ गया कि सागर एक लड़के का नाम और सागर एक सुंदर, मनोरम, विशाल, महाकाय ऐसे समंदर का नाम। मतलब दोनों भी अलग अलग अर्थ की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन उससे ही यदि विपर्य का भाव दे देते हैं, गरसा बना देते हैं या रगसा बना लेते हैं, तो दोनों से भी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। मतलब केवल दिखाई देते हैं शब्द, लेकिन उस शब्द से कोई भी अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं होती। जैसे नथ है, नथ से तात्पर्य क्या है कि नाक में जो हम लोग डालते हैं, नाक को सुंदर बनाने के लिए नथ पहनते हैं, लेकिन न में ही आ डाल दिया गया तो वह नाथ हो गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण होती है भाषा, और भाषा के साथ जुड़े हुए हर शब्द, हर पद, हर ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण होती है। मतलब यदि हम कहते हैं कि एक जगह पर एक गोला बना लिया और उस गोले में यदि हमने सारे ध्वनियों को डाल दिया, अ कहीं डाल दिया, ल कहीं डाल दिया, क कहीं डाल दिया, ब कहीं डाल दिया, तो क्या करना है हमें, उस गोले में से कल्पना कीजिए और उस गोले में से हमें केवल ध्वनियां निकालनी है। तो क ध्वनि निकाली, क के आगे हमने ल लगा दिया, शब्द तैयार हुआ कल। उसके बाद हमने ब शब्द ले लिया, क के आगे लगा दिया कब। अ शब्द ले लिया, अ के आगे ब लगा दिया, अब क्या हुआ, अब, कब, कल, चल। इस प्रकार के ढेरों सारे शब्द हमारे साथ आएंगे। मतलब तय है कि ध्वनियों का उतना ही महत्वपूर्ण होना है जितनी की भाषा महत्वपूर्ण होती है। भाषा कब महत्वपूर्ण होगी, जब हमारी भाषा की सार्थक लघुतम इकाई ध्वनि के रूप में होगी। यदि सार्थकता की जगह पर अपन निरर्थकता लेते हैं तो निश्चित ही तौर पर हमारा जो ध्वनि विज्ञान है, जिसे हम अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं, जिसे फोनोलॉजी के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं, यह ध्वनि विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। क्योंकि सार्थकता और निरर्थकता यह दो शब्द इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में प्राप्त होता है। जब हम किसी वाक्य को खंडित करते हैं, देखिए जब हम किसी वाक्य को खंडित करते हैं तो हमें पद मिलता है ना, और पद को खंडित करने पर संबंध तत्व और शब्द मिल जाते हैं। संबंध तत्व और शब्दों को खंडित करते हैं तो हमें ध्वनियां मिलती हैं। इन्हीं प्राप्त ध्वनियों का अध्ययन हमें ध्वनि विज्ञान में मिलता है। देखिए अब ध्वनि यंत्र, ध्वनि विज्ञान किन किन चीजों का अध्ययन करता है, तो ध्वनि विज्ञान हमारे ध्वनि यंत्र की, उसकी कार्य प्रणाली की, उसकी उच्चारण प्रक्रिया की, इन सभी कारणों को ढूंढता है। मतलब हमारी श्वास प्रक्रिया में जो सहायता पहुंचाते हैं शरीर की अवयव, जिसे हम ध्वनि यंत्र कहते हैं या वाग अवयव कहते हैं, उनका वह अध्ययन करता है। मनुष्य के शरीर में स्थित इन वागेंद्रियों का कार्य श्वास प्रक्रिया शरीर के अन्य व्यापार से रहता है। और जैसे कानों का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं, कान का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं, और मुंह का उपयोग हम सुनने के लिए करते हैं। सही है ना? नहीं मैम। हाँ, मैम। फिर क्या करते हैं? कान का उपयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं। हम्म
और मुंह का उपयोग खाने के लिए करते हैं। वेरी गुड। और जीवा का उपयोग किस लिए करते हैं? जी ध्वनि ध्वनि के लिए। केवल बोलने के लिए करते हैं? स्वाद के लिए भी। यस यस एग्जैक्टली, पदार्थ की परख करने के लिए, स्वाद लेने के लिए। मम्मी तो खाना बनाती है, लेकिन सही बना है या नहीं बना है या टेस्टी है ना, हमारे हम कहे कि मुंह में केवल मात्र एक लचीला जो अवयव होता है वह क्या है, तो वह हमारी जीवा है। जीवा सिकुड़ भी जाती है और बाहर भी निकल आती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी, एकमात्र अवयव है हमारी जीवा। यदि अच्छी रहे तो बस, और ना रहे तो बन गया काम आपका तमाम। मतलब जीभ का उपयोग पदार्थ की परख के लिए भी लेते हैं और बोलने के लिए भी करते हैं। अब देखिए कि ध्वनि उच्चारण के लिए कई अवयव मदद करते हैं। श्वास प्रश्वास इसकी प्रक्रियाओं से ध्वनियों का निर्माण होता है, ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम लोग जानते ही नहीं है कि ध्वनि के उच्चारण में सहायकता जो पहुंचाते हैं वह कौन कौन से होते हैं। अब श्वास नलिका होती है और भोजन नलिका होती है। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो नलिका, श्वास नलिका, भोजन नलिका, ये तो आप बायोटेक्नोलॉजी की बात बता रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, मनुष्य की शरीर रचना की बात कर रहे हैं। तो आपको याद दिला दूं फिर से एक बार, भाषा विज्ञान के स्वरूप की चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे हमारा शरीर खराब हो जाता है तो हम हमारा शरीर सौंप देते हैं किसी डॉक्टर पर, किसी चिकित्सक पर, और जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा बिगड़ जाती है तो भाषा को छोड़ देते हैं व्याकरण पर। तो यहाँ हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा मनुष्य से जुड़ी है, और मनुष्य के साथ जुड़ी है श्वास नलिका, मनुष्य के साथ जुड़ी है भोजन नलिका। अब देखिएगा कि जैसे श्वास नलिका का कार्य होता है वैसे भोजन नलिका का कार्य होता है। श्वास नलिका, यदि श्वास नलिका से वायु फेफड़ों तक जाती है और इसी के सहारे मुंह और नाक के द्वारा बाहर निकल आती है, मतलब तय है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वायु को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। आई एम राइट कविता, उजाला? क्या करते हैं जब हम हमारी श्वास प्रश्वास की गति चलती है तो हम कौन सा कार्य करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं या ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं? क्या कार्य किया जाता है? श्वास नलिका से वायु जब फेफड़ों तक, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चा। हेलो मैम। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। आपका शायद ना नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चा। दूसरे लोग में आप में से कोई बता सके कि हम यदि श्वास नलिका से वायु को फेफड़ों तक ले जाते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली या हमारे नासिका के द्वारा निकलने वाली वायु कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन होता है? बताइए। ऑक्सीजन मैम। ऑक्सीजन होता है। देखिए यहाँ पर रिसर्च की बात है बेटा, कि हम क्या लेते हैं अंदर और क्या बाहर छोड़ते हैं। ये होमवर्क के लिए प्रश्न दे देते हैं आपको, है ना। होमवर्क होगा आपका कि
जब हमारी श्वास नलिका से वायु फेफड़ों तक जाती है, हमारे अंदर तक जाती है, तो हम श्वास नलिका के माध्यम से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में हम अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, है ना। तो अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, यही आपसे सुनना चाहते बेटा। अब देखिए, जब हम इस प्रकार की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, तब यहाँ से भी क्या हमारी शरीर रचना जो होती है या भोजन नलिका जो है हमारी, क्या यहाँ से भी कुछ ध्वनियों का निर्माण होता होगा। और भोजन नलिका का कार्य क्या होता है, तो भोजन नलिका का कार्य क्या होगा, एक तो वो भोजन को और अपने पानी को पेट तक पहुंचाने का कार्य करेगा। अब आप कहोगे, आपके माइंड में सवाल आएगा कि इन दोनों का और हमारे भाषा का क्या रिलेशन। तो बेटा, इन्हीं दोनों नलिकाओं की सहायता से ध्वनि उच्चारण कार्य संपन्न होता है, क्योंकि श्वास नलिका का एक सिरा फेफड़ों से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा स्वर यंत्र पर होता है। स्वर यंत्र एक छोटे संदूक की भांति होता है। गले में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कंठपिटक कहते हैं, उसे तेंदुआ भी कहते हैं। अब ये जो तेंदुआ है, मतलब तेरा टेटुआ दबा दूंगा, ऐसे कई फिल्मों में बताया जाता है। आपने अमिताभ बच्चन को देखा है ना, कोई नहीं होगा, हरिवंश राय बच्चन है ना, हरिवंश राय बच्चन के पुत्र जो है अमिताभ बच्चन, आपने उन्हें देखा होगा। हाँ, अमिताभ बच्चन का जो गले का जो उभरा हुआ हिस्सा है ना गले पर, उसे टेटुआ कहते हैं, उसे कंठपिटक कहते हैं, उसे स्वर यंत्र कहते हैं। होता क्या है देखिएगा, जब हम बोलते हैं, है ना, अब कई बार हमें हिचकियां आती है, कई बार हम बोल नहीं पाते हैं, जोर जोर से हिचकियां लेने लगते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारी याद किसी ने निकाल दी। एक्चुअल में देखा जाए तो साइंटिफिकली हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो भोजन नलिका को हम बहुत जल्दी 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 खाना खा लेते हैं, तो भोजन नलिका का कार्य कम होता जाता है और यहाँ से वायु बाहर निकलने के लिए उसमें कामयाब साबित नहीं हो पाती, और जितना दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए उतना न होने के कारण हड़बड़ी में हम लोग खाना खाते हैं और हमारी जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उसमें भोजन नलिका का छोटा सा हिस्सा अटक जाता है, और जिस कारण हमें ऐसा लगता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमें जोर से हिचकी आती है। और जब हमें हिचकी आना शुरू हो जाती है तो हमें इस बात का यकीन कर लेती कि हमें किसी ने याद निकाल दी। वास्तव में देखा जाए तो श्वास नलिका और भोजन नलिका जब एक दूसरे के साथ दोनों का तादाद में होता है तो इन दोनों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों नलिकाओं के द्वारा मनुष्य की जो श्वास नलियां है उन्हीं के माध्यम से उन्हीं फेफड़ों तक जो श्वास नलिका हमारी पहुंच चुकी है, और दूसरे सिरे पर जो स्वर यंत्र होता है, और जिस स्वर यंत्र के माध्यम से हम भाषा को गले में जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे जब हम कंठपिटक कहते हैं, उसे तेंदुआ कहते हैं, तो इसी के माध्यम से भाषा का उच्चारण होता है। इसी से भाषा को प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अब ध्वनि विज्ञान इन सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन करेगा। आपको एक चेहरे की आकृति दिखाई देगी, उसमें नासिका विवर होगा। अब आप कहोगे कि मैडम नासिका विवर का और भाषा का क्या संबंध है, ध्वनि का क्या संबंध है? तो बिल्कुल संबंध है। कई लोग नाक में बोलते हैं। आपको जब आप लोग समाज में रहते हैं ना, तो आपको याद दिला दूं कि समाज में रहने वाले हैं हम सभी लोग, तो समाज में ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं जो नासिका विवर में बोलते हैं। उनकी टोनिंग अलग होती है, उनका बोलने का तरीका अलग होता है। अब दांत का क्या होता है कि दांत भी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। ध्वनि यंत्र में ये भी सब अवयव साथ देते हैं। तो देखिए, इसका बारीकी से अध्ययन, दांत का क्या है, ओष्ठ का क्या है, वर्ष क्या है, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु, देखिए कितने सारे पार्ट किए गए हैं ना। मतलब 21 ऐसे पार्ट है, 21 ऐसे अवयव है
जो ध्वनि विज्ञान में मूलतः अपना योगदान देते हैं। और ध्वनि विज्ञान इन सब का समसामयिक रूप में और भाषा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। इतना ही नहीं, तो जीवा, यदि हम लोग कह देते हैं कि जीवा का इस प्रकार से, तो जीवा के भी अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं, जिसे हम जीवानोक कहते हैं, जीवा अग्र कहते हैं, जीवा मध्य कहते हैं, जीवा पच्च कहते हैं और जीवा मूल कहते हैं। मतलब देखिए, केवल एकमात्र हमारी जीवा, लेकिन उस जीवा को हमने 5 विभागों में बांट दिया। और उससे निर्माण होने वाले जो ध्वनियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यदि ऑफलाइन मोड पर भी एग्जाम होती है आपकी, तो इसमें आने वाले प्रश्न ढेर सारे होंगे, और ऑफलाइन भी होती है तो भी, और ऑनलाइन भी होती है तो भी। ओष्ठ ध्वनियां कौन सी है आपको पता होना चाहिए। मूर्धा की ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। कंठस्थ ध्वनियां कौन सी है यह आपको पता होना चाहिए। इसलिए यदि आपने ध्वनि विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके गहराई को समझ लिया, उसकी आकृति को निकाल लिया, तो आपको ये जो पॉइंट है, ये जो इकाई है, यह पूरी रूप से समझ में आएगी। मतलब देखिए कि हम केवल इतना जानते थे कि दो वस्तुओं की टकराव से निर्मित या मुख से उच्चारित होने वाली आवाज को यदि हम लोग ध्वनि कहते हैं, तो मात्र केवल आवाज को ध्वनि नहीं कह सकते, बल्कि यह भाषा कैसे बनती है। तो जब हम वाक्यों को खंडित करते तो हमें पद मिलते हैं, पद को खंडित मिलने पर हमें संबंध तत्व और शब्द मिलते हैं, संबंध तत्व और शब्दों को जब हम खंडित करते तब हमें ध्वनियां मिलती हैं। और इन ध्वनियों के अध्ययन के लिए अलग अलग प्रकार का अवयव साथ देते हैं। ध्वनि यंत्र क्या होता है, इन सब का समसामयिक और वैज्ञानिक रीति से अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको? जी मैम। ओके, धन्यवाद बेटा। देखिए, ये यदि आपको किसी को कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग कल की तासिका में रूप विज्ञान एवं पद विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। इसके पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश हमारी यह होगी बेटा कि आपको शारदीय के बारे में पता होगा, और शायद आप लोगों ने पिछले साल भी दिया होगा शारदीय में। तो प्लीज हमें आशा है इस बार भी कि आपके नाम, आपकी, यदि आप लघु कथा के रूप में लिखना चाहते हैं या कोई वैचारिक निबंध लिखना चाहते हैं कोविड-19 पर, कोविड-19 और आज की सद्य स्थिति जो है उसके संदर्भ में लिखना चाहते हैं, तो प्लीज बेटा आप आपके नाम और आपका लिखा हुआ मैटर हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, ताकि हम आपका नाम दे सके, आपका आर्टिकल पब्लिश हो सके। एमए यदि करना चाहते हैं तो स्वागत ही है, हमारे महाविद्यालय में एमए है ही। लेकिन यदि आपकी शादी हो जाती है तो शादी के पश्चात आपके पति को, है ना, आपके हस्बैंड को गिफ्ट देने वाली बात यह होती है कि आप अभी लिख रहे हो और लिखने के बाद जब आपका छपकर आएगा मैटर कि देखो हमने ये आर्टिकल डाले थे और ये आर्टिकल छपकर आया है। तो इस प्रकार शारदीय में आप लोगों ने डाले थे क्या इसके पूर्व कभी, एफवाई में, एसवाई में कभी प्रयास किया था बेटा आपने? शारदीय जो हमारा मासिक निकलता है महाविद्यालय का, उसमें दिया था क्या आपने कोई मैटर? नहीं मैम। हाँ, तो इसके संदर्भ में सूचना दी होगी आपको। तो इसकी सूचना क्या है, आपको लिखना कैसे है, ये सारी बातें हम आपको डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका यदि कोई सवाल होता है, जैसे